जय हिंद। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा, अगली डिजीज रहेगी कैंसर। तो सबसे इम्पोर्टेंट डिजीज है ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, कैंसर। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, कैंसर को। तो सबसे पहले कैंसर में होता क्या है, अनडिवाइडेड ग्रोथ होती है। ग्रोथ मतलब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है। जैसे नॉर्मल सेल जो है, जैसे होता क्या है कैंसर, जैसे कोई ये नॉर्मल सेल होगी, ह्यूमन नॉर्मल सेल है, नॉर्मल ह्यूमन सेल। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन नॉर्मल ह्यूमन सेल्स इज कॉल्ड कैंसर। तो सबसे पहले अब इसमें होगा कुछ म्यूटेशन होगा। म्यूटेशन समझते हैं, आपने पढ़ा है जीन, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जेनेटिक्स में। तो म्यूटेशन होगी, तो जैसे ये सेल का ये डीएनए था, तो इसके डीएनए के स्ट्रक्चर में जो है चेंज आएगा। डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या आ गया, चेंज आ गया। तो अब ये सेल क्या होगी, कैंसर सेल होगी। मतलब नॉर्मल जो सेल थी, इसका डीएनए था, जो वो चेंज हो गया। अब ये सेल म्यूटेशन के बाद क्या होगी, कौन सी सेल बन गई, कैंसरस सेल बन गई। कैंसरस सेल, कैंसरस सेल। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैंसर कैसे फैलता है, कितने टाइप का होता है, और डिटेल से इस क्लास को करेंगे। तो अब इसको पहचानते कैसे हैं कि ये कैंसर सेल है। सबसे पहले एक पेट्री डिश में, हमारे पास ये एक पेट्री डिश है, इसको मीडियम दिया जाता है। जैसे सेल को एक जो नॉर्मल मीडियम होता है, वो पेट्री डिश में दिया जाता है, न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं। तो ये पेट्री डिश में हमने क्या दिया, रखी एक नॉर्मल सेल रखी। जैसे क्या रखी, नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल। तो इसको इसमें ग्रोथ करेंगे। तो ये नॉर्मल सेल ऐसे ग्रोथ हो रही है इनकी, यहाँ इस साइड से भी ग्रोथ हो रही है। तो जैसे ही ये नॉर्मल सेल एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी, जैसे ही ये नॉर्मल सेल एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी, ये क्या है, डिवाइड करना जो है बंद कर देंगी, स्टॉप कर देंगी, बंद हो जाएगा इनका डिवीजन। मतलब इनमें एक प्रॉपर्टी है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की। कौन सी प्रॉपर्टी है नॉर्मल सेल में, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब आप समझ रहे हैं, जो मैंने बताया अभी, कि जैसे ही ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी, पेट्री डिश में हम इनको ग्रो कर रहे हैं, जैसे ही ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी, तो इनका जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाएगी, यानी बंद हो जाएगी। तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ये किसकी प्रॉपर्टी है, नॉर्मल ह्यूमन सेल की है। लेकिन वहीं जब हम बात करें कैंसरस सेल की, कैंसरस सेल को हम ऐसे पेट्री डिश में उगाएंगे, मतलब ग्रोथ करवाएंगे उसकी पेट्री डिश में। तो यहां होगा क्या, कैंसरस सेल में जैसे ये ग्रोथ चल रही है, इस साइड से भी यहां से भी, तो ये जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गई। लेकिन ये अब भी जो है डिवीजन करना बंद नहीं करेंगी, डिवीजन करना क्या है, स्टार्ट रखेंगी। तो डिवीजन अगर इनका होता रहेगा, तो यहां एक ग्रोथ बन जाएगी, ग्रोथ बन जाएगी। तो इसी ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, यहाँ इसी ग्रोथ को हम बोलते हैं ट्यूमर। ट्यूमर, इसी ग्रोथ को क्या बोलते हैं हम, ट्यूमर। और यहां प्रॉपर्टी कौन सी थी नॉर्मल ह्यूमन सेल में, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की। और ट्यूमर बन गई, ये कैंसर सेल है, तो यहां प्रॉपर्टी क्या है, नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। मतलब इनका एक दूसरे से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, ये अपना ग्रोथ अपनी मर्जी से कर रही है, और ग्रोथ करती जा रही है। तो ये क्या हो गया, नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। इनका कोई कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं है, ग्रोथ इनकी अनकंट्रोल्ड चल रही है। यहाँ क्या है, ट्यूमर बन रहा है, ट्यूमर बन गया। तो ये तो हमने डिफरेंस कर लिया कि नॉर्मल ह्यूमन सेल और कैंसरस सेल को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हमने आगे हम इसकी और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। पहले तो हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी, कि इसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं है, किसमें, कैंसरस सेल में। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कैंसर की, ट्यूमर जो ट्यूमर के टाइप, सॉरी,
ट्यूमर के टाइप हम देखेंगे अब, कि जो ये आउट ग्रोथ बनी है, ये जो अनकंट्रोल्ड सेल की ग्रोथ हुई है, इसकी वजह से क्या है, ट्यूमर बन गया। तो ट्यूमर के भी अलग अलग टाइप होते हैं, तो उन टाइप्स को आप पढ़ेंगे, साथ साथ में नोट्स बनाने हैं और क्वेश्चन लगाने हैं जहां से भी आपको मटेरियल मिले। थोड़े ही दिन में आपको हम मटेरियल वगैरह भी प्रोवाइड करवाने लग जाएंगे आने वाली क्लासों में। जैसे ही मेरे को लगा कि हाँ भाई ऑडियंस चल आ रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे ही एक नंबर होगा अपने पास एक्स अमाउंट का, तो हम जो है प्रोवाइड करने लग जाएंगे आपको नोट्स वगैरह भी। तो अब हम देखते हैं ट्यूमर। तो कैंसर में हमने स्टार्ट करा है पढ़ना, तो अब हम कहाँ हैं, ट्यूमर। ट्यूमर जो है बेसिकली दो प्रकार के होते हैं बच्चों। एक तो वो ट्यूमर जो खतरनाक होते नहीं है, और एक वो ट्यूमर जो खतरनाक होते हैं। जो खतरनाक नहीं होते, जो नॉर्मल होते हैं, उनको बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर। कौन से ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर। और जो ट्यूमर खतरनाक होते हैं उनको बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर, ध्यान रखना आपको, कौन से दो ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो बेनाइन ट्यूमर आखिर क्या है, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बेनाइन ट्यूमर को। बेनाइन ट्यूमर एक अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स विच इज नॉट हार्मफुल टू अस, जो अपने लिए खतरनाक नहीं है। तो ये कौन सी ग्रोथ होती है, जैसे मस्सा हो गया, अपने शरीर पे मोल है जैसे, उसको भी हम, वो भी क्या है, बेनाइन ट्यूमर का टाइप है। ये क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है कि ये बेनाइन ट्यूमर जो है वो फैलता नहीं है, और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है, ये फैलता है। तो सबसे पहले हम की लिखेंगे बेनाइन ट्यूमर में नॉट हार्मफुल। ये क्या है, हार्मफुल नहीं है। एंड ऑल्सो इट डज नॉट स्प्रेड टू अदर बॉडी पार्ट्स। क्या है ये, दूसरे बॉडी पार्ट्स में ये नहीं फैलता, अदर बॉडी पार्ट। तो ये कोई हार्मफुल ट्यूमर नहीं है। क्या है ये, कौन सी ट्यूमर है ये, बेनाइन ट्यूमर। अब आती है मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो एक्चुअल में कैंसर हम जिसको बोलते हैं उसको मैलिग्नेंट ट्यूमर ही है ये, जो खतरनाक है और जिसको रियल में जैसे कैंसर है, तो उसको कौन सा ट्यूमर है, वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है। तो इसकी क्वालिटी क्या है, यह स्प्रेड होता है, इट स्प्रेड टू अदर बॉडी पार्ट्स। ये क्या होता है, दूसरे जो शरीर के अंग हैं उनमें भी ये क्या है, फैलता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो बेसिकली दो टाइप के हो गए, बिनाइन ट्यूमर और क्या, मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब जो ये फैलने की प्रॉपर्टी, अभी देखो फैलता कैसे है, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये फैलता कैसे है। जैसे कोई ये ट्यूमर बन गया, ये यहां ग्रोथ हो रही है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है, तो ये यहां ट्यूमर बन गया। अब क्या होगा कि जैसे मान लो ये ब्लड वेसल्स है, यहां से क्या है, ब्लड फ्लो हो रहा है। अब इनमें से कुछ सेलें टूटेंगी और यहां चल देंगी ब्लड में, और ब्लड के साथ ये कहा, ब्लड तो सारी बॉडी में घूमेगा, तो ब्लड के साथ ये दूसरे बॉडी पार्ट्स में फैल जाएगी। तो दूसरे बॉडी पार्ट्स में फैलेगी तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है अलग बॉडी पार्ट में फैल गई। तो इस प्रॉपर्टी को अब याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट में आता है ये, कि द प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, द प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर कौन सी प्रॉपर्टी, जो स्प्रेडिंग की प्रॉपर्टी है ना, जो फैलने की प्रवृत्ति है इसकी। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको याद रखना, इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। इस पे स्टार लगा लो भाई। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है दूसरे बॉडी
पार्ट्स में जो है फैलता है, तो इस प्रॉपर्टी को इसको क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो ये हमारा ट्यूमर का टॉपिक है, जो हमने ट्यूमर है, बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर, और इसकी स्प्रेड करने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। तो अब हम आगे कैंसर को आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, ये पहली प्रॉपर्टी होगी, जो फैल रहा है ये ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर अदर बॉडी पार्ट्स में, तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी होगी, मेटास्टेसिस। अब इसकी एक सेकंड प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, ध्यान से, सब कुछ समझ में आएगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, सिर्फ अपना बोर्ड पे ध्यान रखो और पढ़ते जाओ, और जो पढ़ाएं उसके नोट्स बनाते जाओ, और इसके अलावा कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है और अपने क्लास नोट्स को बना के रखना है। थोड़ी डिस्टरबेंस हो सकती है, हो रही हो इस, अब एक बार कुछ साइलेंस लेते हैं, तो कैंसर को हम आगे डिस्कस करते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो हो चुकी है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मेटास्टेसिस। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, सेकंड प्रॉपर्टी ये होती है कि जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो जो डिवाइड करते हैं, वो एक टाइम लग डिवाइड करते हैं, हो सकता है वो 10 टाइम्स डिवाइड करो या 20 टाइम्स, मतलब उनकी एक लिमिट होती है डिवाइड करने की। लेकिन जो कैंसरस सेल होते हैं उनकी कोई लिमिट नहीं होती, वो अनकंट्रोल्ड डिवाइड करते जाते हैं, इसीलिए वो ट्यूमर बनाते हैं। तो इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, टीलोमिरेज एक्टिविटी, टीलोमिरेज एक्टिविटी, एक्टिविटी। अब इसमें डिटेल से पढ़ते हैं कि ये होती क्या है टीलोमेरेज एक्टिविटी। जैसे आपने नॉर्मल सेल देखा, ये अपना नॉर्मल सेल है, ये नॉर्मल सेल है, इसमें क्या है, अपने क्रोमोसोम पड़े हैं यहां। तो जैसे ही ये नॉर्मल सेल यहां डिवाइड करता है, क्या करता है, डिवाइड, तो होता क्या है कि इसका जो टीलोमियर है ना, ये जो एंड है इसका, ये थोड़ा थोड़ा छोटे होते जाते हैं। यहां हर डिवीजन के बाद क्या होता है, ये जो है ये छोटे होते जाते हैं, इसके एंड, टीलोमियर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, मतलब इसमें क्या है कि टीलोमरेज एक्टिविटी, इसमें क्या होता है कि जैसे ये अपनी नॉर्मल सेल है, डिवाइड हो रही है, अब इसके अगेंस्ट क्या होगा, इसके अगेंस्ट जैसे ही कैंसर सेल डिवाइड करेगी, ये होगी अपनी नॉर्मल सेल, इसने क्या है, डिवाइड करा, और इसके टीलोमियर जो है एंड क्या हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। लेकिन इसमें होता क्या है, जैसे ही कोई कैंसर, अब ये इसका एक लिमिट है, इसकी क्या लिमिट है, हो सकता है ये 10 टाइम्स डिवाइड हो सकता है ये 20 टाइम्स डिवाइड हो, मतलब एक लिमिट तो है इसकी, कोई ना कोई, ये है नॉर्मल ह्यूमन सेल, इसकी कोई लिमिट है, यानी इसको बोलेंगे हम मोर्टल, इसकी सेल लाइन है एक टाइप से, मोर्टल सेल लाइन। मोर्टल सेल लाइन मतलब कि ये कभी ना कभी तो मरेगी, इसकी सेल लाइन क्या है, मोर्टल है, यह है अपनी नॉर्मल सेल। और इसके अगेंस्ट अब हम पढ़ रहे हैं कैंसरस सेल के बारे में। तो जैसे ही कोई यहां कैंसरस सेल है, अब इसको कैंसर सेल में हम देखते हैं। पहली बात, कैंसर सेल में क्या है, एक एंजाइम आता है यहां, टीलोमियर, ये अपनी कैंसरस सेल होगी, कैंसरस सेल। तो यहां एंजाइम कौन आएगा, टीलोमियर, टीलोमिरेज, टीलोमिरेज। तो यहां टीलोमिरेज एंजाइम आया, इसने यहां क्या किया, टीलोमिरेज एंजाइम आ गया, अब ये डिवाइड करेगी, अब इसका डिवीजन होगा, तो जो टीलोमियर एंड यहां छोटे हो रहे थे नॉर्मल सेल में, वो यहां छोटे नहीं होंगे, यहां जो ये छोटे नहीं होंगे, और इसकी जो डिवीजन की कैपेसिटी है ना, वो क्या है,
कितने टाइम्स उसको हम गिन नहीं सकते, मतलब ये इनफाइनाइट है, कितनी भी कितना भी डिवीजन कर सकती है, क्योंकि ये है क्या है, कैंसरस सेल है, ये क्या है, इसीलिए इसकी सेल लाइन को क्या बोलते हैं, इमोर्टल, मतलब जो मरती नहीं, इमोर्टल, मतलब ये भूल गई है कि इसको डिवाइड करना भी बंद करना है, ये क्या है, डिवाइड होती रहती है। तो इमोर्टल सेल लाइन है किसकी, ये किसकी इमोर्टल सेल लाइन, ये जो कैंसर सेल है ये क्या है, इसकी सेल लाइन क्या है, इमोर्टल है, मरती नहीं है ये। तो इनमें क्या है, डिवीजन होता रहता है, ग्रोथ होती रहती है, ट्यूमर बनाते रहते हैं, मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी है, दूसरी जगह पे फैलती रहती है, और आखिर में क्या है, ह्यूमन को क्या है, मार के ही दम लेती है, अगर ट्रीटमेंट एक्चुअल में अच्छे से नहीं दिया जाए तो। तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम, कितने टाइप का कैंसर होता है और कितने कैसा ट्रीटमेंट होता है, इस बारे में हम पढ़ेंगे, तो आपको नोट्स कर लीजिए। तो जैसे अगर ये मतलब ट्यूमर बढ़ रही है तो हार्म कैसे हो रखा है, अगर सेल ही बढ़ रही है, आप ये सोचना चाहिए आपको कि सेल तो बढ़ रही है जैसे, लेकिन ये कैंसर हार्म कैसे करता है हमें, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से थोड़ा थोड़ा सा आपको बता दूं मैं, एक रफली आइडिया था कि कैंसर अपने को हार्म कैसे करता है, बहुत भयंकर बीमारी है। तो जैसे यहाँ अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है, यहाँ क्या हो रही है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, और उससे क्या हो रहा है, ट्यूमर बन रही है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कैंसर बोल रहे हैं, ये अपनी एक ट्यूमर बन गई। इससे होगा क्या कि बॉडी की एक अपनी शरीर की क्या है, एक प्रवृत्ति है कि जो भी सेल्स ज्यादा ग्रो करती हैं उनको क्या है, ज्यादा न्यूट्रिशन अपनी बॉडी देगी। तो यहां ब्लड आ रहा है, यहां जैसे ब्लड वेसल्स है ये, अब होगा क्या कि जो न्यूट्रिशन है यहाँ, जो हमने खाना पीना खाया है वो क्या होगा, वो कैंसर सेल यूज करेंगी अपनी ग्रोथ के लिए। बॉडी की भी खुद की ये वो है प्रॉपर्टी कि जो भी सेल ज्यादा ग्रोथ लेती हैं उनको क्या है, न्यूट्रिशन ज्यादा पहुंचाया जाता है ताकि उनकी ग्रोथ और अच्छे से हो सके। तो यहाँ कैंसर सेल अच्छे से खासे से डिवाइड कर रही हैं, तो इनको न्यूट्रिशन भरपूर मिल रहा है यहाँ कैंसर सेल्स को, जबकि नॉर्मल जो सेल्स हैं यहाँ उनको क्या है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। इससे क्या होता है, ये हंगर यानी भूख की वजह से नॉर्मल सेल जो है क्या है, नॉर्मल सेल जो है मर जाती है। नॉर्मल सेल्स की तो क्या है, डेथ होने लगती है, क्योंकि इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। न्यूट्रिशन कहाँ, कौन चूज रहा है न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिशन को तो ये कैंसर सेल चूज की सारा, इनके पास न्यूट्रिशन गया ही नहीं। तो बॉडी की भी खुद की प्रॉपर्टी कि जो ज्यादा काम करेगा, जो ज्यादा डिवीजन करेगा, जो ज्यादा ग्रोथ करेगा, उसी को ज्यादा एनर्जी दी जाएगी। तो इस हिसाब से जो न्यूट्रिशन कौन है, न्यूट्रिशन कौन ले रहा है, सारा सारा कैंसर सेल न्यूट्रिशन ले रही है। हंगर की वजह से नॉर्मल सेल का क्या हो रहा है, डेथ हो रही है। और ऊपर से जैसे यहाँ नर्व है, ब्लड वेसल है, इनको भी ये प्रेस करती है, उसकी वजह से क्या होता है, पेन वगैरह होता है। तो ये क्या है, ऐसे कैंसर जो है अफेक्ट करता है। अभी नर्व नर्व भी प्रेस होंगी, ब्लड वेसल्स भी प्रेस होंगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, आखिर में क्या होगा, तो आखिर में सेल की तो डेथ हो, नॉर्मल सेल्स की डेथ होगी, तो आखिर में ह्यूमन की भी डेथ हो जाएगी जिसको कैंसर हुआ है। तो इस हिसाब से ये कैंसर अपने को इफेक्ट करता है। ये हमने एक रफ आइडिया देखा कि कैसे कैंसर इफेक्ट करता है पेशेंट को। तो कैंसर के टाइप तो वैसे बहुत हैं, लेकिन इतना डिटेल में हम जाएंगे नहीं, एनसीईआरटी में भी वैसे कुछ दिया नहीं है इसके बारे में, टाइप्स ऑफ कैंसर के बारे में। तो लेकिन हम थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं कि कैंसर के टाइप भी देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ कैंसर, टाइप्स ऑफ कैंसर। तो नंबर 1 पे अपना देखते हैं हम ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया आपने सुना होगा कि ब्लड कैंसर है, जो ब्लड कैंसर यानी खून का कैंसर है, उसमें क्या होने लगता है कि डब्ल्यूबीसी जो सेल्स हैं उनकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है मेनली, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, ल्यूकेमिया। और ब्लड कैंसर किसको बोलते हैं, ल्यूकेमिया को।
ब्लड कैंसर एक नॉर्मल भाषा है, नॉर्मल लैंग्वेज है, और ल्यूकेमिया क्या है, टेक्निकल लैंग्वेज है। ये क्या है, नंबर 1 पे रखेंगे हम इसको। नंबर 2 पे हम रखेंगे कार्सिनोमा। कार्सिनोमा क्या है, एपिथेलियल टिश्यू का है कैंसर। तो नंबर 2 पे क्या है अपना, कार्सिनोमा। कार्सिनोमा, कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, कैंसर ऑफ एपिथेलियल। अब एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, ये आपने टिश्यू में पढ़ा होना चाहिए, इतना बेसिक से हम यहां नहीं चलेंगे। आपको पता होना चाहिए कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। मेनली इसमें जैसे स्टमक का कैंसर हो गया, पैनक्रिएटिक कैंसर हो गया, पैनक्रियाज का, तो ये सब एपिथेलियल कैंसर के ही टाइप हैं। नंबर 3 पे हम पढ़ रहे हैं सार्कोमा। क्या, सार्कोमा। तो नंबर 3 पे हम पढ़ रहे हैं सार्कोमा, कैंसर ऑफ टिश्यू डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म, यानी कि जो टिश्यू मेसोडर्म से बनता है। अब मेसोडर्म क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ रखा है कि मेसोडर्म से जो टिश्यू बनेंगे उन और उनमें जो कैंसर होगा उनको बोलेंगे सार्कोमा। कैंसर ऑफ टिश्यू, टिश्यू डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म। बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए बच्चों, मेसोडर्म 11th में पढ़ रखा है आपने ये चीजें। तो इसमें मेनली अगर मसल में कैंसर है तो ये इसी का टाइप है, अगर बोन में कैंसर है तो ये उसी का कैंसर है, क्या, सार्कोमा। मेनली ल्यूकेमिया, कार्सिनोमा और सार्कोमा, ये 3 टाइप के आपको कैंसर ध्यान रखने हैं, मेनली हम जिक्र कर रहे हैं जिनके बारे में। बाकी और बहुत सारे कैंसर हैं जिनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इतना ही काफी है, क्योंकि टाइप्स वगैरह दिए गए नहीं है अपने, जो दिए होने चाहिए मतलब जो, तो ये हम अलग से कर रहे हैं। ल्यूकेमिया, कार्सिनोमा, सार्कोमा, एक आइडिया सा, रफली आइडिया होना चाहिए। तो आगे निकलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, नोट करते जाइए साथ में। तो आगे हम पढ़ेंगे कि कैंसर होता कैसे है, किन वजहों से कैंसर होता है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो होता है कि सेल में आखिर ऐसा होता क्या है कि वो सेल कैंसरस हो जाती है। अब नॉर्मल जीन होता है, जो नॉर्मल, जैसे जो सेल है ये अपनी है सेल, ये अपनी होगी सेल, नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल। अब मार्कर बदल लेते हैं थोड़ा। तो ये होगी अपनी नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल में ये अपना जीन है, क्या है, जीन है, और इस जीन का नाम क्या है, जो इनके पास एक जीन है नॉर्मल सेल को के पास, इनको हम बोलते हैं प्रोटो ओन्कोजीन्स, ओन्कोजीन्स। ये क्या है, एक जीन है नॉर्मल ह्यूमन सेल में, प्रोटो ओन्कोजीन। अब होएगा क्या, ये नॉर्मल सेल जैसे ही कन्वर्ट होगी, इसमें क्या होगा, या तो कोई केमिकल चेंज हो, या कोई बायोलॉजिकल, या कोई फिजिकल, जिसकी वजह से ये प्रोटो ओन्कोजीन जो है किस में चेंज हो जाएगा। अब यही जीन है, जीन तो पहले से ही अपने पास होता है, तो अब ये जीन किस में चेंज हो गया, यहाँ किसकी वजह से, वो आगे बढ़ेंगे कि किसकी वजह से चेंज हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो ये ओन्कोजीन, ये अब क्या बन गया, ओन्कोजीन, ये कैंसरस जीन हो गया। अब प्रोटोन को जीन था तब तक तो ठीक था, ये नॉर्मल सेल थी।
अब जैसे ही ये जीन या कोई म्यूटेशन हुई, कुछ भी फैक्टर रहा हो, लेकिन हुआ क्या, ओन्कोजीन में चेंज हो गया, प्रोटो ओन्कोजीन जो है ओन्कोजीन में चेंज हो गया, मतलब जो इसका जीन चेंज हो गया सेल का, तो अब ये क्या बन गई, कैंसरस सेल बन गई, कैंसरस सेल। वो क्या रहा है, प्रोटोन को जीन चेंज इनटू ओन्कोजीन्स ड्यू टू फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल चेंज। जैसा ही अब हम उसको पढ़ेंगे कि किस किन किन वजहों से ये प्रोटो ओन्कोजीन ओन्कोजीन में चेंज होता है, इसके बारे में अब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसको नोट करें आप कि वो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं काजीज ऑफ कैंसर, उसमें हम आगे हेडिंग डाल रहे हैं कॉजेज ऑफ कैंसर। और उसमें आगे हम पढ़ेंगे फिजिकल कार्सिनोजन, केमिकल कार्सिनोजन और बायोलॉजिकल कार्सिनोजन। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कार्सिनोजन क्या होता है। वो केमिकल्स या वो फैक्टर्स जिनकी वजह से उन प्रोटोनकोजीन चेंज हो रहा है, किसमें, ओन्कोजीन्स में, उनको हम सबको बोलेंगे कार्सिनोजेंस। Those factors which are responsible for change of proto-oncogenes into oncogenes। तो अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स यानी कोजेज ऑफ कैंसर, कैंसर के कोज, कोजेज ऑफ कैंसर। मजा आ रहा है पढ़ाई में, बताते चला करो, जैसे ही आप अपना फीडबैक दिया करो, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताया करो। तो कोजेज ऑफ कैंसर हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहां पढ़ेंगे फिजिकल कार्सिनोजेंस। क्या, फिजिकल कार्सिनोजेंस, कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजन क्या करते हैं, नॉर्मल सेल को, नॉर्मल सेल के प्रोटोनकोजीन को ओन्कोजीन में चेंज कर देते हैं। तो ये कितने टाइप के हैं, मेनली फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, तीन टाइप के हैं। दूसरा अपना क्या है, केमिकल, केमिकल कार्सिनोजेंस, कार्सिनोजेंस। ये क्या है, केमिकल कार्सिनोजन दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे है अपना बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस, बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस। अब फिजिकल में आ जाएंगे रेज वगैरह, केमिकल में आएंगी केमिकल्स, और बायोलॉजिकल में कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स जो क्या करते हैं, प्रोटो ओन्कोजीन्स को ओन्कोजीन्स में चेंज करते हैं। अब हमें याद भी रखना है कि केमिकल में क्या आ रहा है, फिजिकल में क्या आ रहा है और बायोलॉजिकल में क्या आ रहा है। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल कार्सिनोजेंस। डिटेल में देखना, पूरे बोर्ड पे आपको नोट करना है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कोजेज ऑफ कैंसर में तीन हो गए, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। और अब यहां फिजिकल के दो टाइप हैं, दो। फिजिकल का एक टाइप है आयोनाइजिंग रेज। कौन सा, आयोनाइजिंग रेज। और दूसरा क्या है फिजिकल में, नॉन आयोनाइजिंग रेज, नॉन आयोनाइजिंग रेज। ये क्या है, फिजिकल कार्सिनोजन है। आयोनाइजिंग रेज कौन सी है, इनके एग्जांपल क्या है, पहले नंबर पे है एक्स रेज, क्या, एक्स रेज। और दूसरे नंबर पे है गामा रेज। यानी कि एक्सेसिव अमाउंट में एक्स रेज दे दी जाए तो वो क्या कर देता है, वो नॉर्मल सेल के प्रोटो ओन्कोजीन्स को ओन्कोजीन्स में चेंज कर सकता है। यानी क्या है, एक्स रेज भी कैंसरस है और गामा रेज भी क्या है, कैंसरस है। और नॉन आयोनाइजिंग रेज में अपनी जो है उसमें आएगी अपनी यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। ये किस में आ गई, अपनी नॉन आयोनाइजिंग रेज में। तो अब फिजिकल कार्सिनोजन क्या हो गए,
एक्सरे, गामा रे और यूवी रे। एक्सरे और गामा रे किसी में आयनाइजिंग रेज में आ गए, नॉन आयनाइजिंग रेज में क्या आ गया, यूवी रेज। और केमिकल कार्सिनोजन्स में क्या आ गए, केमिकल, अलग अलग टाइप के केमिकल है। केमिकल इतने हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन अपने को जैसे याद रखना है, तंबाकू है, जैसे तंबाकू कह दें जिसमें, देसी भाषा में क्या है, तंबाकू। सब जैसे अलग अलग टाइप का, जैसे अगर इनहेल कर रहे हैं, जैसे हुक्का बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, तो उससे क्या होगा, केमिकल कहाँ ज्यादा इफेक्ट करेगा, लंग्स को इफेक्ट करेगा। इसलिए वहां क्या खतरा है, हो सकता है कि लंग वाली सेल्स के प्रोटोनकोजीन्स चेंज हो जाए, किसमें, ओनकोजीन्स में, तो क्या होगा, लंग कैंसर हो जाएगा। और अगर वो चबा रहा है रजनीगंधा या जो भी है, तो उससे क्या हो जाएगा, हो सकता है कि उसको क्या, कौन सा, मतलब कैंसर हो जाएगा, मुंह का कैंसर का खतरा हो जाएगा उसको। तो टोबैको में बहुत सारे ऐसे ऐसे अलग अलग केमिकल्स हैं, बहुत सारे केमिकल्स हैं। अपने को केमिकल्स के नाम याद नहीं रखने हैं, क्योंकि अपने को ऐसा इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, ना ही अपनी एनसीईआरटी ने बताया है। लेकिन अपने को ये जरूर याद रखना है कि कोजिज ऑफ कैंसर क्या है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। तो तंबाकू एक टाइप से, तंबाकू के जो केमिकल्स हैं वो क्या करते हैं, क्या इफेक्ट करते हैं, वो कैंसर कोज करते हैं। तो ये केमिकल आ गया। जैसे अब तंबाकू में क्या होता है, पॉलीहाइड्रोकार्बन्स, पॉलीहाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक कार्बन्स। तो ये क्या है, एक टाइप का केमिकल है। तो ये केमिकल किस में पाया जाता है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, PAH भी बोलते हैं इसको। ये क्या है, केमिकल है, किसमें पाया जाता है, ये टोबैको में पाया जाता है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, PAH। तो ये क्या करता है, ये एज ए केमिकल कार्सिनोजन काम करता है। और भी बहुत सारे कार्बन्स हैं, मतलब तब केमिकल्स हैं जो क्या कोज करते हैं, जो केमिकल कार्सिनोजन का काम करते हैं। और बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस में क्या आएगा, बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस में अब हम पढ़ेंगे सर्टेन टाइप के वायरसेस हैं, वायरसेस हैं। तो ये वायरसेस क्या करते हैं, वायरस क्या करते हैं, प्रोटोन को जीन्स को क्या करते हैं, उनको जीन्स में चेंज कर देते हैं। तो इससे होता क्या है कि वो सेल क्या है, कार्सिनोजन, मतलब कैंसरस सेल हो जाती है, उसके डीएनए स्ट्रक्चर में चेंज कर देते हैं। तो उन वायरसेस, वो वायरस जो कैंसर कोज करते हैं, वो किस में आ गए, बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस में। केमिकल कार्सिनोजन में केमिकल आ गए, जैसे तंबाकू में है पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये याद रखने की जरूरत है नहीं। फिजिकल कार्सिनोजेंस में आयनाइजिंग रेज, नॉन आयनाइजिंग रेज, एक्सरे, गामा रे दी गई एनसीईआरटी में, याद रखनी है। आयनाइजिंग रेज में एक्सरे और गामा, और नॉन आयनाइजिंग में यूवी रेज। तो ये हो गया अपनी कोजीज ऑफ कैंसर, कैंसर कैसे फैलता है। जैसे बायोलॉजिकल अगर देखें हम, यानी बायोलॉजिकल कार्सिनोजन जो है, यानी वायरस है, उसमें अपना एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये एसटीडी भी कोज करता है, ह्यूमन पैपिलोमा, पैपिलोमा वायरस। ये क्या करता है, प्रोटोन को जीन्स को किस में, उनको जीन्स में चेंज कर देता है। जो फीमेल होती है उनमें सर्विकल कैंसर का खतरा इसमें सबसे ज्यादा होता है। तो ये थे अपने कॉजेज ऑफ कैंसर। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो बताना जरूर। और अब हम आगे पढ़ेंगे कि डायग्नोज कैसे करेंगे, डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, बायोप्सी, रेडियोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब हम पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे क्या, डायग्नोसिस। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप नोट करिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। स्क्रीनशॉट तो फिर स्क्रीनशॉट ही रह जाते हैं, वो पड़े रहते हैं, कभी वो लिखे नहीं जाते फिर बाद में। इसलिए आपको बीच में वो वीडियो वगैरह पॉज करके क्या करना है, लिख लेना है, नोट्स बनाने हैं अच्छे से। और मेरे ख्याल से सब चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत आएगी नहीं। साथ साथ आगे बढ़ेंगे। नीट बायो का जिम्मा हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
भाई बायो की तो पूरी जानकारी दे देंगे, बायो में कोई आपको दिक्कत आने वाली है नहीं। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री की आपको कोई, अपने को कोई वो नहीं है, मतलब नहीं है आपसे, वो आप अपना करिए। सिर्फ बायो की जिम्मेवारी अपने पे छोड़ दीजिए, उसको कंप्लीट करेंगे हम, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री तो हमसे नहीं हो रही, तो आपको क्या हम बताएंगे। तो बायो की बात करते हैं, तो हम कहाँ थे, डायग्नोसिस ऑफ कैंसर पे थे। डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, कैंसर को कैसे पता लगाएंगे कि भाई ये कैंसर हुआ है। ठीक है, इसको बोलते हैं डायग्नोज करना। डायग्नोज करना मतलब पता लगाना। तो नंबर एक पे हम जिसको रखते हैं उसको रखते हैं बायोप्सी। लो मार्कर दोबारा चेंज कर लेते हैं। नंबर एक पे किसको रखते हैं हम, बायोप्सी। बायोप्सी, बायोप्सी होता क्या है, वैसे ही आपको बता देता हूं। एक, जैसे ही मतलब लगता है कि भाई इस जगह पे कैंसर है, उस जगह से क्या है, एक टिश्यू का टुकड़ा लिया जाता है। टिश्यू का क्या है, टुकड़ा लिया जाता है। ये अपनी स्लाइड पे टिश्यू का टुकड़ा रखा हमने, और ये अंडर द माइक्रोस्कोप हमने क्या, माइक्रोस्कोप के नीचे क्या ऑब्जर्व करा इसको। तो जो नॉर्मल सेल्स का डिवीजन का बिहेव होगा, और जो इनका कैंसरस सेल का स्ट्रक्चर होगा वो अलग होगा, ये अलग तरह से बिहेव करेंगी। तो इससे पता लग जाएगा कि ये सेल्स क्या है, कैंसरस सेल है। इसको बोलते हैं बायोप्सी। क्या बोलते हैं इसको, बायोप्सी। मेनली क्या है, ये हिस्टोपैथोलॉजी है। हिस्टोपैथोलॉजी मतलब, लॉजी मतलब स्टडी, हिस्टो मतलब टिश्यू। तो टिश्यू की स्टडी जो है करी जा रही है, उसको क्या बोल रहे हैं हम, बायोप्सी टेस्ट बोल रहे हैं। नंबर एक पे है अपना क्या, बायोप्सी टेस्ट। नंबर दो पे हम लिखेंगे अपना कीमोथेरेपी, नहीं सॉरी, रेडियोग्राफी। कीमोथेरेपी तो अपने उस ट्रीटमेंट में आ जाएगा, रेडियोग्राफी लिखेंगे अब। रेडियोग्राफी क्या होता है, नंबर एक क्या हो गया, नंबर एक हो गया अपना बायोप्सी। उसके बाद हम बढ़ेंगे रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी में क्या करेंगे, एक्सरे दी जाएंगी। ये माइक उलझ रहा है बार बार में। नंबर दो पे क्या है, रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी, इसमें हम क्या यूज करेंगे, एक्सरेज यूज करेंगे। कौन सी रेज, एक्सरेज। एक्सरेज का, और स्ट्रक्चर जो बनेगी वो 2D बनेगी, 2D। इसमें स्ट्रक्चर देखेंगे उसके बाद कि ये स्ट्रक्चर सेल्स का कैसे है, अगर वो अलग है तो इसका मतलब क्या है, कैंसर है। और कई बार 2D में चीजें नहीं पकड़ी जाती, 2 डायमेंशनल में हो सकता है वो पीछे रह जाए, दिखाई ना दे एक्सरे में। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है अपना सीटी स्कैन। क्या, सीटी स्कैन। सीटी स्कैन को क्या बोलते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसमें भी क्या यूज करते हैं, एक्सरेज ही यूज करते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ, इसमें क्या है, मतलब चारों ओर से क्या है, एक्सरे दी जाती है इसमें। उससे क्या होता है, जो इमेज आती है ना वो 3D इमेज आती है, 3D इमेज। यानी कि जो डायग्नोज होता है वो अच्छे से कर सकते हैं सीटी स्कैन में। तो आपने देखा, सबसे पहले बायोप्सी, उसके बाद रेडियोग्राफी जिसमें एक्सरेज यूज कर रहे हैं, उसके बाद सीटी स्कैन। अब आता अपना मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी एमआरआई। चौथे नंबर पे अपना एमआरआई। एमआरआई को लेकर एक क्वेश्चन आया था, जैसे क्या इसमें एक्सरे दी जा रही है, एक्सरे सेफ नहीं है। एक्सरे जैसे एक्सरे किया जा रहा है, सीटी स्कैन किया जा रहा है, वो सेफ टेक्निक नहीं है। तो इसीलिए चौथे नंबर पे अपना जो क्या है, एमआरआई है भाई। डायग्नोसिस में चौथे नंबर पे क्या है, एम आर आई।
मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये क्या है? इमेजिंग, इसमें क्या है? मैग्नेटिक रेज जो है, मैग्नेटिक रेज दी जाती है एमआरआई में। और क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेफेस्ट टेक्निक फॉर डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, नीट 2018 या 2018 या 17, पता नहीं, याद नहीं है। तो सेफेस्ट टेक्निक के बारे में पूछा था, उसका आंसर क्या था? एमआरआई। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नेटिक रेज दी जा रही है, कोई एक्सरे का यूज नहीं हो रहा। तो सेफेस्ट टेक्निक क्या बोलते हैं इसको? कौन सी, मतलब सेफेस्ट टेक्निक है ये डायग्नोसिस के लिए, क्या? एमआरआई। क्योंकि इसमें क्या है, क्या दिया जा रहा है? मैग्नेटिक रेज दी जा रही है। ठीक है, याद रखना है सेफेस्ट टेक्निक कौन सी? एमआरआई। बायोप्सी, बायोप्सी में क्यों, उस बायोप्सी में सेफ क्या नहीं है? क्योंकि टिश्यू लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं पेन होगा, इफेक्ट करेगा उस एरिया को। उसमें क्या है, सीटी स्कैन और रेडियोग्राफी में क्या क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है? एक्सरेज दी जा रही है, यहाँ मैग्नेटिक वेव दी जा रही है, तो क्या हो जाता है यहाँ? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेफर टेक्निक बोलते हैं एमआरआई को। तो ये तो हो गया डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। अब आगे पढ़ेंगे ट्रीटमेंट के बारे में, कि ट्रीटमेंट जो है वो कैसे किया जाता है कैंसर का। तो सबसे पहले हमारा इसमें आएगा सर्जरी, उसके बाद कीमोथेरेपी, और उसके बाद रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। अब अपना पढ़ते हैं हम क्या? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा जो समझाया जा रहा है यहाँ। आधे पौने घंटे से जो बोला जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम क्या क्या लिखते हैं अपना, क्या नेक्स्ट? ट्रीटमेंट। क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं सेम टाइम पे, मतलब एक ट्रीटमेंट से, एक टाइप के ट्रीटमेंट से ट्रीट नहीं होता, तो अलग अलग ट्रीटमेंट साथ में दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे सर्जरी, सर्जरी, यानी कि जैसे ये कोई टिश्यू हो गया, कैंसरस टिश्यू है, कैंसरस टिश्यू है ये, यहाँ पेन नहीं चल रहा, ये कैंसरस टिश्यू है। तो इसको यहां से क्या करेंगे? कट कर देंगे। कट कर दिया, ये क्या हो गया? अपनी सर्जरी मेथड हो गया, सर्जरिकल, सर्जिकल। तो दूसरा क्या है अपना? दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है अपना कीमोथेरेपी। क्या? कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी, कीमो से मतलब है केमिकल से, केमिकल से थेरेपी दी जा रही है, यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर with the help of medicines or chemicals, treatment of cancer with the help of medicines, help of medicines और केमिकल्स। मेडिसिन क्या है? केमिकल ही तो है। तो ट्रीटमेंट किसकी वजह से दिया जा रहा है? इसके केमिकल्स की वजह से दिया जा रहा है। कीमोथेरेपी में होता क्या है, इसमें हेयर फॉलिकल्स जो है खराब हो जाते हैं, हेयर फॉलिकल जो है नष्ट हो जाते हैं। आपने देखे होंगे जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं कैंसर का, वो ऐसे गंजे हो जाते हैं, तो उनका हेयर फॉलिकल जो है ना वो नष्ट हो जाता है, इसीलिए उनके बाल जो है झड़ जाते हैं। तो ये है अपनी कीमोथेरेपी। अब नंबर 2 में हम रेडिएशन थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी पढ़ेंगे। रेडिएशन थेरेपी में क्या है, अलग अलग इंटेंसिटी की रेज दी जाती है। अब इसमें क्या है कि कुछ ड्रग्स जैसे होती हैं, मेडिसिन क्या करती है कि जो सेल्स बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ कर रही होती है उनको क्या है ये खत्म कर देती है। मेडिसिन क्या करती है, किन को खत्म कर देती है? जो सेल बहुत तेजी से, यानी जो कैंसर सेल है वही बहुत तेजी से करती है, मतलब ग्रोथ, इसीलिए ये क्या करती है मेडिसिन, उनको खत्म कर देती है कैंसर सेल को, क्योंकि वो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही होती है।
बोन मैरो डिप्रेसिएशन भी बोलते हैं इसको। बोन मैरो की कुछ सेल्स भी साथ में नष्ट होने लगती हैं इससे, मेडिकल मतलब कीमोथेरेपी से। और अलग अलग पेशेंट्स को मतलब टाइम के हिसाब से अलग अलग जो है ट्रीटमेंट दिए जाते हैं साथ में। जैसे सर्जरी भी चल गई, उसके बाद कीमोथेरेपी भी दे दी, तो एक थेरेपी से जो है काम नहीं चलता। तो सर्जरी और कीमोथेरेपी हमने देखी है थोड़ी, कि सर्जरी में क्या करते हैं, कट कर देते हैं, कीमोथेरेपी में क्या है, मेडिसिन दे देते हैं। तो अब क्या है अपनी रेडिएशन थेरेपी हम पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे क्या है, रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है, रेडिएशन जो ये अपनी सेल्स हैं, कैंसर सेल्स, अब यहां अलग अलग इंटेंसिटी की रेज दी जाती है, ठीक है। अब ये रेज क्या करेगी, हाई इंटेंसिटी की रेज है तो ये पर्टिकुलर इस टिश्यू को जला देंगी, खत्म कर देंगी। तो ये क्या होगी, रेडिएशन थेरेपी होगी। और नंबर 4 पे हम पढ़ रहे हैं इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी, इसमें क्या है, जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं वो चीजें, यानी अल्फा इंटरफेरोन, क्या, अल्फा इंटरफेरोन, जो चीजें इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग करती हैं वो इसमें दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल क्या है, एग्जांपल के लिए अपना अल्फा इंटरफेरोन, ये क्या है, इम्यूनोथेरेपी है। तो लगभग पेशेंट्स को जो अलग अलग थेरेपी सेम टाइम पे भी दी जाती है, टाइम के हिसाब से दी जाती है, तो अलग अलग टाइप की है। कि रेज जिसमें दी जाती है उसको बोलते हैं रेडिएशन थेरेपी, मेडिसिन दी जाती है कीमोथेरेपी, और इम्यून सिस्टम को अगर उसको बढ़ाया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा इंटरफेरोन देते हैं, तो इम्यूनोथेरेपी इसको बोलते हैं। आई होप कि ये कैंसर जो टॉपिक हमने, कैंसर डिजीज को डिटेल में हमने जो पढ़ाया आपने अच्छे से समझ में आया होगा। आशा करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और साथ साथ में जो है नोट्स बना रहे होंगे। कुछ भी चीज समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आने वाले टाइम पे हम कंप्लीट